तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है। पूरे किताब से आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आ गए हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कमेंट्स का जरूर कर दें। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स फिजिक्स का मैंने आपको ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का मैंने आपको देखिए पूरा चैप्टर आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ। मैं पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए फिजिक्स का सर ने कितना पढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि सर ने तो पूरा पढ़ा दिया है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को यहाँ पर टॉप करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। और ध्यान दीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर पक्का आपके लिए यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि पूरे किताब से हम लोग यहाँ पर प्रश्न लेने वाले हैं। ठीक, पूरे किताब से प्रश्न लेने वाले हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपके लिए क्या है, और सभी लोग इत्मीनान से थोड़ा प्यार से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जो भी चीज़ आपको दिक्कत लगे ना, वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, सर मुझे यहाँ पर दिक्कत लगी। ठीक, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। क्या है? कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, अथवा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो देखिए, कूलाम का नियम मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। ठीक, तो उन्होंने एक नियम दिया, ध्यान दीजिएगा कब नियम दिया उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम देखिए क्या होता है। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्या करा है, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच, अगर मैं बात करता हूं कभी दो आवेशों के बीच, कहने का मतलब एक प्लस आवेश लीजिए और एक माइनस आवेश लीजिए। ठीक, ये बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि 1785 ईस्वी में, ये बात है 1785 ईस्वी की। तो 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में, दो आवेशों के बीच, हमने कहा ना, इन दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, मान लीजिए ये बल लग रहा है एफ। ठीक, बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया क्या, देखिए क्या बताया, दो स्थिर आवेशों के मध्य, ठीक, क्या नियम बताया, दो स्थिर अबिंदु आवेशों के मध्य, मान लीजिए दो हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया दो हमारे पास बिंदु आवेश हैं। ठीक, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या कर रहा है, ये जो +1 और Q1 है, जो इनका गुणनफल है, ठीक, Q1 इसको मान लीजिए Q2, इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, तो इसका जो गुणनफल है उसकी अनुक्रमानुपाती, यानी कि क्या होगा, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की होगा। जो बल है इन आवेशों के गुणनफल के बराबर, और क्या कह रहा है, कर रहा है, और उनके बीच की दूरी, मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है, R है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक, होता है। तो ये बात आपको समझ में आई, समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं अच्छी तरीके से और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जो इस बल की दिशा होती है ना, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है, अब होती है, ध्यान दीजिएगा। तो
यदि हम का मान ले, यदि लिखेंगे हम, यदि यदि दो बिंदु आवेशों, क्या, दो बिंदु आवेशों, आप लिखिएगा थोड़ा अच्छी तरीके से, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। हम लिखेंगे यदि दो बिंदु आवेश, देखियो आपके लिए ये अगर 5 नंबर में पूछता है तो अच्छी तरीके से लिखना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप फार्मूला लिखकर चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, क्या, Q1 व Q2 एक दूसरे से क्या कर रहा है, एक दूसरे से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित हो, क्या हो, R दूरी पर क्या हो, स्थित हो। ठीक, तो कूलाम, क्या, कूलाम के नियम से, ठीक है ना, कूलाम के नियम से क्या कह रहा है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से लगने वाला, उनके बीच लगने वाला जो बल है। ठीक, अब देखिए उन्होंने कहा हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, उन्होंने कहा हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है, ठीक, और एक क्या है, Q2 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो इनके बीच जो बल लग रहा है, मान लीजिए इनके बीच जो बल लग रहा है, मान लीजिए F बल लग रहा है। ठीक, ये एक F बल से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी अगर R है, ठीक, तो अब इनके बीच जो बल लग रहा है वह बल कितना होगा, उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तो पहला नियम इन्होंने बताया कि जो बल है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F जो बल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक, तथा यहाँ पर एक और चीज और निकाली, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, तो और क्या करा, जो बल है किसके इन्वर्सली होगा, 1/r² के। ठीक, जिसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, तो कूलाम ने यही कहा कि जो इनके बीच जो आवेश है ना, आवेशों का जो गुणनफल है वह बल के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो इनके बीच की दूरी है ना उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, 1 और 2 से। ठीक है ना, तो यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, अगर हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या आने वाला है, F बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू Q1 Q2/r²। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ के अनुक्रमानुपाती, क्या, अनुक्रमानुपाती क्या है, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या है, नियतांक है। मतलब कि जब अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो के आएगा, इसका मान क्या होता है, तो प्रयोगों द्वारा के बराबर क्या होता है, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए इसका मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में, समीकरण मान लीजिए 3। ठीक, तो इसका मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 9.0 इंटू 10⁹। ठीक, Q1 Q2/r²। ठीक है ना, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। अभी और आगे थोड़ा समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो कूलाम का नियम क्या है। तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए इसी बात पर कि यहाँ पर हमें समझ में आ गया।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी सभी के बच्चों को यहाँ पर अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज़ और समझ ले, यदि हम क्या लिखें अब, यदि 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 वायु अथवा निर्वात में, किसमें, वायु अथवा निर्वात की बात करें, ठीक, तो वायु अथवा निर्वात की अगर हम बात करें तो के बराबर क्या होगा, के बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये आपके लिए होता है। तो यहाँ पर रखेंगे मान तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आने वाला है, समझ लीजिए सभी लोग अच्छी तरीके से। तो क्या आएगा यहाँ पर, एफ बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक। एक ये फार्मूला भी आपका होता है जो कि न्यूटन का यानी कूलाम का नियम होता है, ठीक है ना। तो समझ में आया, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा कूलाम का नियम लिख देना। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली है कि अच्छा से अच्छा नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि संधारित्र की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है, संधारित्र की परिभाषा दीजिए। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो प्रत्येक कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इन प्रत्येक का क्या करना है, आपको आवेश बताना है। और कह रहा है कि संधारित्र की परिभाषा को बताइए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संधारित्र की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है आपके लिए क्या होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आपको। तो क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मान लीजिए कोई संधारित्र है हमारे पास, कोई कैपेसिटर है हमारे पास। देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ जो हमारे पास कैपेसिटर आता है कैसे आता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर में क्या होता है, मेजरली आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक प्लेटें लगी होती हैं, ठीक, और इसके बीच में एक संधारित्र वाला पदार्थ भरा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कैपेसिटर है, ध्यान दीजिएगा। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मान लीजिए एक प्लेट को दिए गए आवेश, ठीक, तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर, मान लीजिए जिसको हम क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इसके बीच जो विभवांतर V उत्पन्न हो रहा है, विभव का जो अंतर उत्पन्न हो रहा है, उसके अनुपात को कहते हैं, या उसके अनुपात को हम कहेंगे। मान लीजिए अगर संधारित्र की धारिता को अगर हम C माने, तो जो इनका आवेश है Q माने, जो इनका दिया गया आवेश Q है, तो जो इनका वोल्टेज विभवांतर V है, इसका अनुपात होगा, वो क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, संधारित्र की धारिता होगा, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V, ठीक, क्या हो जाएगा, C बराबर Q बाई V हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है क्या होता है, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V, ठीक है ना। मतलब किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q बाई V होती है। समझ में आया इतनी बात। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संधारित्र की परिभाषा तो हमने कर लिया, ठीक। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश आपको निकालना है, ठीक। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड इधर है, ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पर 12 और 4 है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन से श्रेणी में है कि सीरीज में है, कौन सी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किस में है, सीरीज में है, किस में है, सीरीज में है, और ये भी सीरीज में होगा आपका। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इसमें लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, यानी कि 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड किस में है, सीरीज में है, किस में है, श्रेणी क्रम में है, किस में है, श्रेणी क्रम में है।
तो पहला पॉइंट हम यही सॉल्व करेंगे, जब ये श्रेणी क्रम में है तो 1/C1 बराबर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/6 प्लस 1/3। अगर यही समांतर में होता तो C1 प्लस C1 कर C1 प्लस C2 कर देते हम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2 यानी कि अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर 6, जब कॉमन ले लेंगे तो 6 1 जा 6 और 3 दूना 6 यानी 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/C1 बराबर, अगर 1/C1 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा C1 बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। क्या 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि इसको हम बदल देंगे तो यहाँ से अगर C1 बराबर लिखेंगे तो 6/3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार जो हमारा ये कैपेसिटर लगा वो 12 और 4 ये भी किस में है, श्रेणी में है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार 12 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड ये भी किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। जब ये भी श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से लिखेंगे C2 बराबर, इसको भी 1/C2 कर लीजिए, 1/12 प्लस 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 4/12, ठीक है ना। यानी C2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर C2 बराबर लिखेंगे 12/4, तो यहाँ पर 3 आपका माइक्रोफैरड आ जाएगा। कितना, 3 माइक्रोफैरड आपका आ गया। तो हमने एक यहाँ पर कैपेसिटर बनाया 3 माइक्रोफैरड का, हमने एक ऊपर बनाया 2 माइक्रोफैरड का। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब Q बराबर हमें मालूम है CV, ठीक, या C बराबर Q/B होता है, तो Q को हमने इधर ले आ लिया, या यहाँ पर C बराबर Q/B होता है, तो Q बराबर क्या होगा, CB इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, इतना आपको समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया होगा सभी मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है ना। और एकदम हम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। अगर हम Q1 निकालें तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, क्योंकि अगर हम श्रेणी की बात करते हैं तो श्रेणी में जो आपका वोल्टेज होगा वो समान होगा, जो कि वोल्टेज इसमें दिया हुआ है 20 वोल्ट, सभी में वही वोल्टेज आएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 इंटू B हो जाएगा। तो C1 का मान कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे रखेंगे 2 माइक्रोफैरड, ठीक, इंटू जो वोल्टेज का मान दे रखा है 20 वोल्ट दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइक्रोकुलाम, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू V हो जाएगा, बराबर C2 का मान कितना दे रखा है, 3 माइक्रोफैरड हमने अभी निकाला था यहाँ पे, और इंटू इसका मान वोल्टेज का मान 20 बराबर क्या हो जाएगा 60 माइक्रोकुलाम, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड में देखें तो जो उसका आवेश होगा वो 40 माइक्रोकुलाम होगा, ठीक, किसका होगा, 40 माइक्रोकुलाम होगा। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम 12 और 4 माइक्रोफैरड का निकालें जो इसमें आवेश होगा, इसमें कितना आवेश होगा, इसमें 60 माइक्रोकुलाम का आवेश होगा। तो लिखिए आप यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 6 माइक्रोकुलाम, नोट में लिखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 माइक्रोकुलाम व 3 माइक्रोफैरड में 40 माइक्रोकुलाम का आवेश होगा, तथा ध्यान दीजिएगा, तथा 12 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड में कितना आवेश होगा, यहाँ पर 60 माइक्रोकुलाम का आवेश होगा। कितना, 60 माइक्रोकुलाम का आवेश होगा। तो समझ में आया, यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग इसको अच्छी तरीके से लिखिए, अच्छी तरीके से करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग। तो आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आपको निकालना है, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझाना है, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे सर ये बताइए तब इसका क्या मतलब है, 10 ओम का जो प्रतिरोध लगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जब हमारा काम ऐसे ही हो जा रहा है तो इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही दिखाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, सभी चीज़ों का यूज़ कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको निकाल रहे हैं। निकालने का तरीका ये भी है, आप पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते, उसके बाद प्रत्येक का तब निकालते, तो लेकिन यहाँ पर आवेश पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात कर। अब ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें देखिए क्या दे रखा है। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, जो तांबा है ना, तांबे में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर की पावर -3 है, ठीक। तो जो तांबे में जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, जो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है, कितना दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर की पावर -3 है। 20 सेंटीमीटर लंबाई, कितना 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। और तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, इस तार से कितनी वोल्ट की, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है वो 4.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, और पहले हम क्या लिखेंगे, जो जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है लंबाई। तो सभी लोग बताएंगे लंबाई कितना दे रखा है, इसमें लंबाई आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो आप सभी लोग बताएंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर 100 सेंटीमीटर होता है, अगर यहीं पर हम 1 सेंटीमीटर निकालें तो कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको निकालें 10 की पावर -2 मीटर, ठीक। और इसको 0.00, ठीक है ना, यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो 0.01 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो इसको जब निकालेंगे तो 2 दशमलव इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.20 मीटर, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा 0.01, ठीक, मीटर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अभी आपको मीटर में बदल गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका घनत्व दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सभी राशियां जब हमारी बराबर होंगी तभी हम किसी सवाल को या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और अब देखिए क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्षेत्रफल आपके लिए ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक। यह आपके लिए हो जाएगा। बैटरी क्या, बैटरी V बराबर 4 वोल्ट, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों, यहाँ बैटरी कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। कितनी वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ठीक है ना। तो गतिशीलता जो हमारी दे रखी है, गतिशीलता इसमें आपको दे रखी है कितना, माइक्रो म्यू बराबर 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। और आवेश की बात करें तो आवेश E बराबर कितना दे रखा है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका आवेश दे रखा है, ठीक। और एक चीज़ और आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इसमें दे रखा है। तो घनत्व कितना दे रखा है, अगर घनत्व की बात करें तो आपको दे रखा है n बराबर कितना होता है 8 दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर की पावर -3। ठीक, ये आपको दे रखा है। अब देखिए, अब आपके पास देखिए क्या क्या चीज है, यल है, ठीक, यल है, ए है, वी है, ठीक है ना, म्यू है, और क्या है, आवेश है, और क्या है, घनत्व n है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि प्रवाहित धारा जो होती है, प्रवाहित धारा, देखिए इसमें निकालना क्या है, प्रवाहित धारा का मान निकाल लिए। तो प्रवाहित धारा का आप सोचिए कितने फार्मूले आपको मालूम है, ठीक है ना। तो प्रवाहित धारा बराबर क्या होता है, आई का मान इसमें निकालना है, अगर न मालूम है तो आप निकाल लीजिए। तो प्रवाहित धारा बराबर क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, NEA VD, ठीक, VD। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आई बराबर क्या होता है NEA VD बराबर क्या होता है, यानी म्यू, ठीक, म्यू V/L, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सारे मान को हम पुटअप करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम VD की बात करें तो VD बराबर क्या होगा, म्यू इंटू V/L, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का मान कितना है, पहले रख दीजिए 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक, इंटू ए का मान कितना है, ए का मान ऊपर हमने निकाला, क्षेत्रफल कितना निकाला था 1 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू माइक्रो, इसका म्यू का मान कितना दे रखा है 4.5, कितना रखा है 4.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। और ध्यान दीजिएगा इंटू, अब V का मान कितना दे रखा है, वोल्टेज का मान 4 वोल्ट आपको दे रखा है, ठीक। नीचे अगर यल की बात करें, यल का मान ऊपर ही हमने निकाला था 0.20, ठीक। सारे मान को मैंने पुटअप किया, यहाँ पर आई का मान निकलेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 122.4 एम्पियर। तो सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक। तो समझ में आया, सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा 122.4 एम्पियर आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे 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 आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले उसको अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद अच्छी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की जो संकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों के समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि दो परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की जो संकेंद्री वृत्ताकार, मतलब हम कह रहे हैं कि एक संकेंद्री वृत्ताकार हमारा ये है, ठीक, और हमारा एक संकेंद्री वृत्ताकार हमारा ये है। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है। ये भी लंबवत होगा और ये भी लंबवत होगा, ठीक। ये एक दूसरे क्या है, लंबवत हैं। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की दो संकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है वो आपको निकालना है, ठीक। तो परिणामी बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो परिणामी बल है, ठीक। तो निकालेंगे जो परिणामी बल है। तो पहली बात तो आप यही समझ लीजिए, ये आपको संकेंद्री है, मतलब एक दूसरे पर केंद्रित हैं, लेकिन वे कैसे हैं, लंबवत हैं, ठीक। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो परिणामी बल एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, मान लीजिए अगर इसको हम F1 माने, इसको F2 माने, तो परिणामी जो बल होगा हमारा क्या होगा, F1 का स्क्वायर, ठीक, क्या होगा, F1 का स्क्वायर और
प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक, जबकि दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं किसके बराबर है, F के बराबर है, तो यहाँ पर F1 बराबर F रखेंगे, F2 बराबर F रखेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा √2F, क्या हो जाएगा √2F। ठीक, ये आपको समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए अतः, अतः यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अतः चुंबकीय आघूर्ण, क्या चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है ना, तो चुंबकीय आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाउ बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, बल इंटू बल के बीच की दूरी। क्या होता है, बल इंटू बल के बीच की दूरी। ठीक, क्या होता है, बल इंटू बल के बीच की दूरी। ठीक, बल के बीच की दूरी। तो समझ में आया, इतना समझ में आया। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या मान ले, समीकरण नंबर 1 मान ले। तो इतना बात आपको समझ में आई। पहली बात तो यही कहा कि ये दोनों एक संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये क्या है, लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है ना, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर बल बराबर क्या होगा, ILB, क्या बल जो होता है ILB होगा। ठीक, और जो इनके बीच की दूरी है B sin थीटा, क्योंकि लंबवत है, अगर क्षैतिज होता तो cos थीटा आता। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब देखिए, अगर समीकरण नंबर 1 से निकालें, ठीक है ना, तो ये जो ILB है इस बल के बराबर है, तो F बराबर कितना ILB। ठीक, तो जब इसके बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2ILB। ठीक, इंटू B sin थीटा। समझ में आया कि नहीं समझ, क्योंकि ये बल ही है तो ये किसके बराबर होगा, F बराबर क्या है ILB के बराबर होगा, तो अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा, 2ILB के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से टाउ बराबर क्या हो जाएगा √ILB। ठीक, पाई R स्क्वायर। जो देखिए ये क्या है, बल के बीच की दूरी है, बल के बीच की दूरी है, तो बल के बीच की दूरी आपका वृत्ताकार होगा। तो वृत्ताकार कितना है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं, माना B बराबर कितना मान ले, 1 टेस्ला मान ले। कितना मान ले हम, B बराबर कितना मान ले, 1 टेस्ला अगर हम मान ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा √2πIR स्क्वायर। ठीक है ना, IR स्क्वायर, ये आपके लिए हो जाएगा। समझ में आया, अगर यहाँ पर R स्क्वायर माने तो। ठीक, तो समझ में आया सभी को, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा √2πR स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या कर रहा है, हमारे पास एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसे क्या कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, समझ लीजिए आप सभी लोग, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका जो नाम होता है इंग्लिश में स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, कहने का मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये हमेशा क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करेंगे और जो करंट होगी उसको कम करने का काम करेंगे। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे जो करंट होगी कम दी जाए, ज़्यादा दी जाएगा तो करंट को हमेशा कम करके ये निकालेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क्या करते हैं, करंट को कम करते हैं और क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ठीक,
तो अब देखिए ध्यान दीजिए, जब हम सॉल्व करेंगे ना तब भी आप देखेंगे तो इसमें आपको अगर वोल्टेज कम रहेगा तो वोल्टेज बढ़ा हुआ दिखेगा दूसरी कुंडली में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक। ये आपके पास क्या है, ट्रांसफार्मर है। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक। ये आपके पास क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो क्या कर रहा है इसमें, मान लीजिए आपका फेरों की संख्या इधर क्या है, इधर ज़्यादा है, ठीक। इधर क्या है, ज़्यादा है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये मान लीजिए आपके पास ट्रांसफार्मर है, इधर फेरों की संख्या कम है, इधर फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें इधर आई क्या होगी, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, आई ज़्यादा जाएगी। और इधर आई का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। इधर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, कम जाएगा, लेकिन इधर वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये प्राथमिक कुंडली है, क्या है, प्राथमिक कुंडली है। और ये हमारी क्या है, द्वितीयक कुंडली है। क्या है, द्वितीयक कुंडली है। तो यही बात आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। तो समझ में आया आपको, इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा कि मैं समझाने क्या वाला हूँ। पहले देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अभी तो मैंने ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में ही बताया, अभी क्वेश्चन को पढ़ा ही कहाँ है हमने। तो यहाँ पर देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात, अगर हम फेरों की संख्या का अनुपात देखें, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, अगर प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, उसको एन पी माने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एन पी, और अनुपात किसका दे रहा है, अनुपात एन या सेकेंडरी की, ठीक। तो समझ में आया कितना है, 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट था 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेन से जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको हम जोड़ दें कितने वोल्ट की धारा से, 200 वोल्ट की धारा से जोड़ दें, और इसमें धारा कितनी दे दें, 2 एम्पियर की धारा दे दें। समझ में आया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा कितनी है ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, इसमें 2 एम्पियर है, तो हमने आपको बताया इधर धारा कम ही मिलेगी, 2 एम्पियर से कम ही मिलेगी। तो ये भी आपका एक ट्रिक हो सकता है कि सॉल्व करने का, धारा ज़्यादा आ रही तो समझिए हमारा सवाल गलत सॉल्व हुआ है, ठीक। तो इस बात को नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, दे रखा है फेरों की संख्या का अनुपात। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले हम क्या लिखेंगे, फेरों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात आपको दे रखा है एन पी, ठीक, अनुपाते एन एस आपको दे रखा है 1:200, ठीक, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पर अगर फेरों की संख्या का अनुपात हमने आपको पहले ही बताया, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में एनपी को प्राथमिक कुंडली और एनएस को सेकेंडरी कुंडली आपको कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए प्राथमिक कुंडली में क्या कह रहा है, प्राथमिक कुंडली में कुंडली के सिरों पर विभवांतर, क्या विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, वीपी बराबर क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट, क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट, ठीक। जब विभवांतर कितना 200 वोल्ट हो जाएगा तो प्राथमिक कुंडली, क्या प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी बराबर 2 एम्पियर, कितना, 2 एम्पियर, या वीएस बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सेकेंडरी में आपको वोल्टेज निकालना होगा और सेकेंडरी की आपको क्या निकालना होगा, धारा को फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें सेकेंडरी का ना तो वोल्टेज मालूम है ना तो धारा मालूम है, ठीक। इन दोनों को आपको निकालना रहेगा। तो समझ में आया इतनी बात। इतना आईपी में हमें 2 एम्पियर दे रखा है और वीपी हमें दे रखा है, वीपी कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है, प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए
जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लीजिए आप लोग। सूत्र देखिए आप लोग क्या होता है, सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। Vs अपान Vp बराबर Ns अपान Np। ठीक, मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज अपान प्राइमरी में वोल्टेज बराबर सेकेंडरी में कुंडली की संख्या बटे प्राइमरी में कुंडली की संख्या। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। द्वितीय कुंडली द्वितीय कुंडली क्या लिखेंगे? द्वितीय कुंडली में विभवांतर, इसमें जो विभवांतर होगा वो आप लिखिएगा। तो इसमें जो विभवांतर आपका आएगा, विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर Vs बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे Vs रखेंगे तो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Vp इंटू Ns अपान Np। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया। तो Vp का मान हमने आपको बताया कितना था, 200 वोल्ट। ठीक, प्राथमिक में जो वोल्टेज है 200 वोल्ट। ठीक सारे स्टूडेंट, यहाँ पर 200 वोल्ट। ठीक, अब Ns का मान आपको दे रखा है। Ns सेकेंडरी में जो कुंडली की संख्या कितनी थी, 200 थी। ठीक, और प्राथमिक कुंडली की जो संख्या थी कितनी थी, 1 थी। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो आप लगा दीजिए, 1 2 3 4 वोल्ट। तो हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था आपसे, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो हम कम वोल्टेज देंगे, लेकिन वो हमें वोल्टेज क्या देगा, ज़्यादा देगा, हमेशा ज़्यादा देगा, ध्यान दीजिएगा। और हमने करंट के बारे में भी बताया था कि करंट हम क्या देंगे, ज़्यादा देंगे तो वह सेकेंडरी कुंडली में करंट को कम देगा। चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक सूत्र और लिखिएगा आप लोग, एक सूत्र और लिखिएगा। वो सूत्र क्या है, Vp इंटू IP बराबर Vs इंटू Is। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Vp अपान Vs बराबर Is अपान IP। ठीक, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Is अपान IP बराबर, ठीक, आप इसको इस तरीके से Vp अपान Vs, ये तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आपको यहाँ पर लिखना है IP, इस तरीके से लिख सकते हैं IP अपान Is। ठीक, हमने अब उल्टा कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने इधर किया, अब इसको हमने इधर करेंगे तो Vs अपान Vp, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें बदल जाएगा। तो सूत्र हमारा मेन यही होता है। तो इस सूत्र में हम रखेंगे, क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें मालूम है क्या, Is बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, Is बराबर क्या हो जाएगा, Is बराबर आपका हो जाएगा Vp इंटू IP अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा Vs। ठीक, समझ में आया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो Vp का मान कितना था, 200 वोल्ट। ठीक, इंटू प्राइमरी में जो करंट आई थी 2 एम्पियर आई थी, और जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज था कितना भी निकाला हमने, 40,000। कितना निकाला था, 40,000 निकाला था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 1 अपान 100, यही बचा आपका। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.01 एम्पियर। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर हम करंट ज़्यादा देंगे तो उधर करंट हमारी कम मिलेगी। तो प्रूफ हुआ ना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपके लिए। तो समझ में आया, इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे हमारा निकला। ठीक है ना? तो समझ में आया। हमारी जो सेकेंडरी जो करंट आई Is कितनी आई, 0.01 एम्पियर, और जो सेकेंडरी हमारा वोल्टेज आया Vs कितना आया, 40,000 वोल्ट आपका आया। तो समझ में आया, इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, और सभी लोग अभी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। चलिए
अब देखिए यहाँ पर बहुत ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आपके लिए हम वही क्वेश्चन को लाए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो न्यूमेरिकल हमने आपको बता रहा है ना, तो वे न्यूमेरिकल्स भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप जैसे एक न्यूमेरिकल समझ लिए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, उससे आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया सिर्फ आप वहीं सॉल्व कर सकते हैं, आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, तो कहने का मतलब, मान लीजिए जब कोई सूर्य का श्वेत प्रकाश है, सूर्य आप देखेंगे जो प्रकाश निकलता है, जो उसका श्वेत प्रकाश है क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है। किससे गुजरता है, एक पतले प्रिज्म से गुजरता है। तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, किसके बीच, बैंगनी तथा लाल किरणों के बीच, यानी निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, क्या, जो उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण है, तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण का अनुपात को प्रिज्म पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, इसमें कह क्या रहा है कि मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक श्वेत प्रकाश यहाँ गुजार रहे हैं। तो आप सभी को मालूम है इसमें 7 रंगों का विचलन होता है, ठीक है ना, 7 रंगें इसमें से निकलती हैं। तो 7 रंगों का रंग अलग अलग होता है, सभी लोग जानते भी हैं अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, 7 रंग आपके लिए हो जाएंगे, ठीक। तो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो 7 रंग आपको इसमें से निकलेंगे, ठीक। और सबसे ऊपर आपका क्या होगा, बैंगनी होता है, और सबसे नीचे आपका क्या होता है, लाल होता है, ठीक। सबसे ऊपर आपका क्या होगा, बैंगनी होगा, नीचे क्या होगा, लाल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें कह क्या रहा है, हमें निकालना क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को निकालना है, ठीक। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, तो बैंगनी तथा लाल रंगों के निर्गत किरणों के बीच, जो बैंगनी है जो लाल है, ठीक, इनके किरणों के बीच जो उत्पन्न कोणीय विक्षेपण है, ठीक, यानी इनके बीच जो उत्पन्न कोणीय विक्षेपण है NV माइनस NR, समझ में आ रहा है ना। और क्या कर रहा है, वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की, देखो देखिए, पहले नीला आएगा, ठीक, ठीक, हरा आएगा, ठीक, पीला आएगा, तब पीला आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद नारंगी आएगा, ठीक। तो इसमें 7 का रंग आपको दिखेंगे। तो जो मध्यवर्ती है क्या हमारा, पीला है। तो इसमें कह रहा है मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को, तो अगर हम नीचे क्या लिखें, पीले रंग के लिए लिखें और इसका जो माइनस कर दें, तो यही हमारा क्या होगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा। वर्ण विक्षेपण क्या होगा, क्षमता होगा। तो इस बात को समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला क्या हो जाएगा, NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सभी लोग इस फार्मूले को लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, यानी किसी प्रिज्म से अगर कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है, तो उसमें जो बैंगनी रंग है और जो लाल रंग का जो वर्ण विक्षेपण का जो अंतर है, और नीचे क्या है अनुपात, यानी पीले रंग के वर्ण विक्षेपण का जो अनुपात होगा, वह क्या होगा, वह वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा अगर यहाँ पर लिखेंगे, तो ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से इसको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और उससे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आखिरकार सर जी पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा।
चलिए अब एक हमारे पास दो घटनाएं आ रही हैं प्रकाश से रिलेटेड, ठीक है ना। उन घटनाओं को भी समझते हैं कि वे घटनाएं कौन कौन सी हैं हमारे पास। पहली घटना तो हमारे पास व्यतिकरण हो जाएगी, दूसरी घटना हमारे पास विवर्तन में अंतर क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से इसको हम समझेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, व्यतिकरण है, व्यतिकरण क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे, विवर्तन को डिफ्रेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफ्रेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला देखिए, व्यतिकरण में देखेंगे तो यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले, दो कला संबद्ध स्रोत अभी आपको समझाते हैं, चलने वाले दो पृथक्कृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। मतलब अगर दो तरंगे आपके पास चल रही हैं तो वो एक दूसरे के कला संबंध है, मतलब जितनी आवृत्ति उसकी है उतनी आवृत्ति इसकी भी है। तो अगर वे चल रही हैं तो पृथक्कृत तरंगाग्रों के बीच, यानी जो पृथक्कृत हमारी जो तरंगार्ग हैं, बीच अध्यारोपण का परिणाम होता है। अध्यारोपण मतलब कि वे एक दूसरे को क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं, अध्यारोपण का काम करती हैं, ठीक है ना। और यह घटना एक ही तरंगार्ग के विभिन्न बिंदुओं के से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है, ठीक है ना। चलिए अगला, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजे एक समान तीव्रता की होती है। हमने आपको बताया इसमें जो सभी जो फ्रिंजे होंगी वो एक समान तीव्रता की होंगी हैं, और इसमें सभी जो दीप्त फ्रिंजे होंगी विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटने क्रम में होती हैं। विभिन्न तीव्रताओं की होंगी और तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं, ठीक। और इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, इसमें जो सभी फ्रिंजें होती हैं वो समान चौड़ाई की होती हैं, ठीक। और इसमें सभी फ्रिंजें क्या होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। सभी फ्रिंजें क्या होती हैं, समान चौड़ाई की नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतः अंधकारमय होते हैं। इसमें जो निम्निष्ठ आपके मिलेंगे ना वो पूर्णतः क्या होंगे, अंधकारमय होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। देखिए सभी प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे यह प्रश्न नहीं पढ़ना। आपको सारे प्रश्नों को पढ़ना है और साथ ही साथ आपको याद भी करना है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझना भी है। तो देखिए आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, जो आयनन ऊर्जा क्या होती है उसकी परिभाषा आपको देना है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होगा। तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा आपको देनी है और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होगा। तो क्या कह रहा है, यदि किसी परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दी जाए, कितना, यदि कोई परमाणु हमारे पास है उसको न्यूनतम अथवा मूल अवस्था में, उसको जब वह मूल अवस्था में स्थित हो तो उसे हम क्या कर दें, 13.6 कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर से दी जाए, तो परमाणु की कुल ऊर्जा जो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो होगी कितना हो जाएगी, उस समय 0 हो जाएगी, ठीक। तो हो जाएगी अर्थात परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। जो परमाणु होता है किस में पहुंच जाएगा, आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। यह बाह्य ऊर्जा ही परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक। जो बाह्य ऊर्जा आप इसको दे रहे हैं, ठीक, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही क्या होगी, इसकी आयनित ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाएगा। यही बाह्य ऊर्जा ही परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मादन के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। मादन का मतलब जिसे आप डोपिंग कहते हैं, अपमिश्रण, ठीक है ना। तो डोपिंग के बारे में समझते हैं, मादन के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। शुद्ध अर्धचालकों की वैद्युत चालकता अति अल्प होती है। अदर शुद्ध चालक जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी जो शुद्ध अवस्था होगी और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चालन हो गया, होल्स का जो इलेक्ट्रॉनों का जो चालन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक। परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा, मान लीजिए हम कोई ऐसा पदार्थ मिला लें जिसकी थोड़ी सी मात्रा, जिसकी संयोजकता
5 अथवा 3 हो, क्या हो, जिसकी संयोजकता या पेंटावैलेंट हो या ट्राईवैलेंट हो या त्रिवैलेंट हो, तो शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिश्रित अथवा मादित कर दे तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब यदि हम किसी अर्धचालक में क्या कर दें, अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी या पंच संयोजी, ठीक है ना, कोई त्रिसंयोजी अथवा पंच संयोजी पदार्थ अगर हम मिला देते हैं तो जो उसकी चालकता होती है क्या हो जाती है, वह मेरे प्यारे बच्चा लोग बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, मादन कहेंगे, या उसकी अर्धचालक की चालकता बढ़ी हुई कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत छोटा देखने को है, लेकिन इससे आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया भी है। तो क्या कह रहा है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, पतला प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जो उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण है कितना है, 10 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, इसमें प्रिज्म कोण को आपको ज्ञात करना है, और प्रिज्म को पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। कितना है, अपवर्तनांक कितना है, 1. पहले दिया क्या उसको लिखिए। तो दिया है न्यूनतम विचलन कोण यानी लैम्डा एम बराबर 10 डिग्री, और जो अपवर्तनांक दे रखा है एन बराबर 1.5, कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए, क्या होता है, n-1 इंटू ए होता है। तो 10 डिग्री बराबर क्या होगा, 1.5 माइनस 1 इंटू ए बराबर 0.5 इंटू ए बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 बटे 0.5 यानी कि ऊपर जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी अतः प्रिज्म कोण का मान 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चा लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।